जय हिंद। जीएस स्टडी ये सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए हमारी 178 नंबर की क्लास है। क्या दोस्तों, 178 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे, और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा, आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। अब चलिए, देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग देखते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है? तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। क्या दोस्तों, जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। क्या दोस्तों, किस्मत अगर रूठे तो रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। सभी बहनें ध्यान से पढ़ेंगी क्वेश्चन नंबर 1 को। भाई, कोई लापरवाही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से पढ़िए, आराम से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्या पूछा है कि बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह है? क्या है? पोलियो टीका है, हेपेटाइटिस बी है, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल। राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें, जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह है? तो कौन सा टीका है भाई जिससे बच्चों के टीका का प्रशासन किया जाता है दस्त से बचाने के लिए? तो कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोटा वायरस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? रोटा वायरस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। पारिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है? तो शुरुआत अर्थ क्या है? पारिभाषिक शब्द जो है जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है, तो क्या होगा? प्रसव के बाद 1 मिनट के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, प्रसव के 2 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, प्रसव के 1 दिन के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। पारिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है, तो इसका शुरुआत अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण भी हैं, संभावित कारण सभी हैं सिवाय की। तो इसमें संभावित कारण है नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय की, यानी कि इसमें 3 ऐसे कारण होंगे जो नवजात शिशु के पहले दिन मिर्गी के संभावित कारण भी होंगे, एक को छोड़ करके। तो इसमें कौन सा होगा भाई? क्या हाइपोग्लाइसीमिया, या टेटेनस, या एस्फिक्सिया, या इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव? राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कर दे। नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय की। तो सभी हैं कौन भाई? सिवाय शब्द को ध्यान दीजिएगा। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टीटेनस। क्या हो जाएगा? टेटेनस ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। ठीक,
अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, क्या पूछा है कि इनमें नैतिक विचार शामिल है। तो किन में नैतिक विचार शामिल है? केवल सम्मान और न्याय, उपकार, फिडेलिटी या ये सभी। तो इनमें नैतिक विचार शामिल है। राइट आंसर क्या होगा? सभी। बहने कमेंट कर दे भाई चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो नैतिक विचार शामिल है तो केवल सम्मान और न्याय क्या हो सकता है? केवल दिया तो इससे घबराना नहीं है। बताइए क्या उपकार होगा? फिडेलिटी होगा? बताइए फिडेलिटी होगा? हमको तो लग रहा है यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। एक्स्ट्रा पिरामिडल पिरामिडल ना लक्षण है तो क्या बायोस्टोनिया के हैं, आक्सथीसिया के हैं या पार्किंसोनिज्म के हैं या उपरोक्त सभी? तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ना एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल किसके लक्षण है भाई? तो 5वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए एक्स्ट्रा पिरामिडल किसके लक्षण है? तो बायोस्टोनिया के हैं, बिल्कुल सही है। आक्सथीसिया के हैं, बिल्कुल सही है। पार्किंसोनिज्म के हैं, तो ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बहनें अपना स्कोर काउंट करते चलेंगी। जिस भी बहन को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको बताती भी चलें, ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है तो कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है या कैल्शियम सल्फेट है या कैल्शियम बोरेट है? राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है तो अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य जो है वो कौन सा है? क्या कैल्शियम फास्फेट होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, कैल्शियम बोरेट होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है भाई? तो मस्तिष्क क्षमता का, अंतरिम अंतरिम आयु का, अंतरिम ऊंचाई का या औसत वैष्ण का? राइट आंसर क्या होगा भाई? 7वें नंबर का सभी बहने कमेंट करें। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो किसका पता लगाने के लिए? तो अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 8। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के उपचार मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण होता है तो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोजन का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय। राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को दोबारा से पढ़िए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के उपचार मांसपेशियों में थकान यानी मिजल्स में थकान कमी अनुभव होने का कारण होता है तो किसका कारण होता है भाई? जो कमी होता है उसका अनुभव का कारण होता है तो कौन सा होगा इसमें? बताइए। तो 8वें नंबर का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड का संचय। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का संचय। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। बहुत ध्यान से सभी बहनें हमारी बातों को सुनती चलेंगी, देखती चलेंगी। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताती भी चलें और अपना स्कोर काउंट करते चलें, ठीक है ना। अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा, लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा, ठीक। क्या मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है तो किसकी बनी होती है बताइए। क्या मैग्नीशियम सल्फेट की, सोडियम एसीटेट की या कैल्शियम ऑक्जेलेट की या कैल्शियम की? तो किसकी बनी होती है भाई? 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से आप लोग। कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है तो किसकी बनी होती है? बताइए यह किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है ना। तो ये लगभग कितना प्रतिशत ये पथरी गुर्दे में बनी होती है कैल्शियम की बनी होती है? कितना प्रतिशत में पूछेगा तो 75 से लमसम 75% से लेकर के 80% इसको मान के चलिएगा कि 75 से 80% लगभग जो है कैल्शियम से जो पथरी बनती है ना। क्या 75 से 80% जो है कैल्शियम से पथरी बनती है? कहाँ बनती है? मानव गुर्दे में बनती है, ठीक। इतना हमारा राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? गलत हो सकता है। 28, 32, 30, 40। बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी। गलत नहीं होना चाहिए। रश्मि सोम जी उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, प्रीति कुमारी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्रीति चौधरी, आरती देवी जी, मनोज कुमार,
अनामिका सिंह जी, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी। बताइए जल्द से जल्द बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मैं आप लोगों को बताया हूँ। अगर आप लोग कहेंगे लेकिन नहीं बताया सर, तब तुरंत कान की जरिए एक तमाचा लगा देंगे, आप लोगों का दिमाग में सब दुरुस्त हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या 28 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 40 होगा? तो आप लोग तो बताएंगे सर, तो आप तो इसमें 22 नंबर ऑप्शन है ना, दिया है 22 होती है ना। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो कुल पूछा है। क्या पूछा है बहन? कुल पूछा है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? क्या मैं समझाया हूँ संगीता पटेल जी? तो कुल पूछेगा तो 28 लगाना है, ऑप्शन के थ्रू लगाना है, 28 लगाना है। ठीक, अगर दे दिया है ऑप्शन में कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो एक ऑप्शन देगा 22, तो ये 28 नहीं दिया रहेगा। जब 28 नहीं दिया रहेगा तो 22 लगाना है। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर पूछेगा कोई क्वेश्चन में कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो बताना है 22, लेकिन ऑप्शन के थ्रू बताना है। यहाँ पे लगेगा 28, लेकिन जब आप लोग कहेंगे सर जब 22 बताना है, 22 होती हैं तो 28 कैसे आप लगा रहे हैं? देखिए बहन, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 8 जो होती हैं, 8 हड्डियां कहाँ की होती हैं? तो सभी लोग को पता होगा। 8 हड्डियां जो होती हैं कपाल की होती हैं। कपाल, कपाल ना, कपाल की हड्डियां होती हैं। कौन सा कपाल होता है इतना तो आप लोग जानते हैं कौन है? इनको सभी लोग पहचानते हैं भाई, इनको तो सभी लोग जानते हैं, ठीक ना। इनको तो सभी लोग आप लोग जानते हैं। ये क्या है? इनका कपाल है ना। इस कपाल पे जो कितनी हड्डियां होती हैं? इस कपाल पे होती हैं 8। इस चेहरे पे कितनी होती है? तो 14। 14 में अगर आप लोग 8 जोड़ेंगे, चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं। कपाल में कितनी होती हैं? कपाल मतलब सर जानते हैं लोग, कपार तो जानते होंगे आप लोग ना। तो इस कपाल पे कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं। चेहरे पे कितनी होती है? 14 होती हैं। 14 में 8 जोड़ा जाएगा तो 22। तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 22। लेकिन ये बगलिया में जो इनका कनवा हम काटने वाले हैं, इस कनवा में तो हड्डियां होती हैं, तो 3 इसमें होती हैं, 3 इसमें होती हैं, तो 3 3 कितना हुआ? 6 हुआ। 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 28 हुआ। ठीक ना, कितना हुआ? 28। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, चंद्रकला देवी जी। बताइए बहन। रश्मि सोम जी बताइए, गलत तो नहीं हुआ? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो कुल कितनी अस्थियां होती हैं बहन? तो 22 होती हैं। लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू हम लोगों को बताना है, तो यहाँ पर कितनी हो गई है? 28। अब 28 कैसी होती हैं? तो देखिए, एक कौन है? ये संगीता पटेल जी हैं। इनके चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हो जाएगी ना। और इनके कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8। तो 14 में 8 जोड़ा जाएगा तो कितना हुआ? 22। तो हम लोग बता रहे हैं कितनी कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं मानव खोपड़ी में? तो मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? लेकिन ये बगल में जो इनका कान हम काटने वाले हैं, जो इनका कान महंगा है, तो इसमें 3 हड्डियां होती हैं, इसमें 3 हड्डियां होती हैं। तो 3 और 3 कितना हुआ? 6 हड्डियां हो गया। तो 22 में 6 जोड़ा जाएगा तो कितना हुआ? 22 6 28 हुआ कि नहीं? तो ये 28 दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। अगर देखिए एक बार और इसमें दे देगा, एक हड्डी और जोड़ देगा, हाइपोइड हड्डी। कौन सी हड्डी? हाइपोइड। हाइपोइड हड्डी को जोड़ देगा तो एक हड्डी इसको जोड़ देगा तो कितनी हो जाएंगी? 29। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में दे दिया है, सोचिए, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया क्या कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी, परीक्षा एग्जाम हाल में गलत हो सकता है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं अगर दिया है एग्जाम में, अगर 28 भी ऑप्शन दे दिया है, 22 भी ऑप्शन दे दिया है, 29 भी ऑप्शन दे दिया है, तब जा करके 29 लगा करके आइएगा, ठीक ना। अगर 29 नहीं दिया है तो एक ऑप्शन देगा इसमें से ना, सिर्फ एक ऑप्शन देगा। तो या तो 28 दे दे या तो 22 दे दे। अगर 28 22 दोनों दे दिया तब 28 को लगा करके आइएगा, ठीक ना। इस तरह से करके आना है। अगर कंफ्यूजन होगा किसी भी बहन को तो 10 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर कंफ्यूजन है, दोबारा से बताइए। अगर समझ में आ गया होगा तभी बताइएगा सर नहीं समझ में आ गया, अब हम लोगों से गलतियां नहीं होगी ना। इसको बताइएगा किस तरह से पूछेगा, क्या करना है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन आप लोगों का 10 नंबर समझ में आया कि नहीं समझ में आया बहन? सभी बहनें हमको बताएंगी ना। अगर आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो हम लोग उसको अलग से बताएंगे आप लोगों को, लेकिन गलत मत कीजिएगा एग्जाम हाल में आप बहन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन में लाया जाता है, निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? तो कौन सा संकेत है जो खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? एक 30 वर्ष व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन में लाया जाता है, निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? तो कौन सा ऐसा संकेत होगा जो खोपड़ी को फ्रैक्चर को इंगित करेगा? क्या कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, फेरी आर्बिट्रियल एकिमोसिस, ऑप्शन बी दिया है नाक से खून, माथे से खून,
कोई मार दिया होगा, कान नाक से खून और माथे से खून। बैटल संकेत, कर्निंग संकेत, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 11 नंबर का, सभी बहने कमेंट करें। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, पेरियाबिटल एकीमोसिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन में लाया जाता है। कोई एक 30 वर्ष का व्यक्ति है, उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, उसको आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस से भाई लेकर अस्पताल में आया जाता है, तो उसमें कौन सा ऐसा संकेत देखा जाएगा कि उसकी खोपड़ी जो है फ्रैक्चर हो चुकी है? कौन सा ऐसा देखा जाएगा, इंगित करेगा कि इसकी खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई? तो क्या करेगा, इंगित क्या करेगा? कान या नाक से तरल पदार्थ निकलेगा, या खून निकलेगा ना, या ब्लड निकलेगा, ठीक ना। पेरियाबिलिटिक एकीमोसिस, यही उसको क्या करेगा, इंगित करेगा कि इसकी खोपड़ी जो है फ्रैक्चर हो गई है ना। तो अगले नंबर पर चलते हैं, इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। अगले नंबर पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्लास को बहुत जल्द 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर लेनी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय, तो प्रमुख कारक हैं सभी सिवाय भाई। एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं सभी, प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय, तो कौन सा? स्ट्रोक की मात्रा, सिरा परक की वापसी, हृदय की दर, सामान्य शरीर का वजन। राइट आंसर क्या होगा भाई 11 नंबर क्वेश्चन का? 12 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करें। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाला, तो रक्तचाप को प्रभावित करने वाले स्ट्रोक की मात्रा प्रभावित करेगा, हृदय की दर भी प्रभावित करेगा, और सीरा परक से वापसी भी प्रभावित करेगा। क्या शरीर, सामान्य शरीर का वजन प्रभावित करेगा? बताइए, सामान्य शरीर का वजन प्रभावित करेगा? नहीं भाई, सामान्य दिया है ना, भारी नहीं दिया है, सामान्य शरीर का वजन। तो राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन के पढ़िए, क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िए बहन, आप लोग सही करके आएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? रक्त जनित रोग पूछा है क्या? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? रक्त जनित पूछा है। निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रश्मि सोम जी। बताइए चंद्रकला देवी जी बहन, आप बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। शांति वाजपेयी जी कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ा दीजिए हवा में भाई। क्वेश्चन पूछा क्या है भाई कि निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग पूछ रहा है। संगीता पटेल जी बहन ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? तो रक्त जनित रोग कौन सा है इसमें बताइए। तो जो रक्त जनित रोग है वो कौन सा है? तो हेपेटाइटिस सी है। कौन सा है? हेपेटाइटिस सी। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो रक्त जनित रोग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस सी है। रक्त जनित रोग पूछा है ना, निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? तो रक्त जनित हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। लेकिन जब हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दिया है तो ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा रोग है भाई? इसको हम बताएं क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन को? तो ये है एक दूषित भोजन या पानी से फैलता है। किससे होता है यह? दूषित भोजन, ठीक ना। दूषित भोजन और पानी से होता है। किससे होता है? दूषित भोजन और पानी से फैलता है, ठीक ना। पानी के सेवन से फैलता है, इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। और ये रक्त जनित कौन है? तो हेपेटाइटिस सी है। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। एक प्रकार के फ्रैक्चर जिसमें हड्डियां का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे निम्न कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? स्पाइसल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी दिया ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर, इम्पेक्टेड फ्रैक्चर। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा भाई 14 नंबर का? पूछा क्या है बहन कि एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है जिसे निम्न कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है भाई? तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा इम्पेक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पेक्टेड फ्रैक्चर। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या? बोमर होगा, मैलियस होगा, स्टेपिज होगा, या इनकस होगा? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भाई? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बी होगा ना। स्टेपिज ने मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ पाई जाती है? मानव के कान के मध्य में पाई जाती है। क्या करती है? यह क्या करती है? तो यह करती क्या है? ध्वनि तरंगों को क्या करती है भाई? ध्वनि तरंगों को क्या करती है? ध्वनि तरंगों को आंतरिक रूप से क्या करती है? आंतरिक
आंतरिक तो ना, आंतरिक कान तक ना, आंतरिक कान तक क्या करती है, आंतरिक कान तक प्रसारित करती है। क्या करती है, प्रसारित ना, प्रसारित करती है, चाहे भेजती है या पहुंचाती है। प्रसारित करने में मदद करती है। क्या करती है, मदद करती है, ठीक ना, मदद करती है। हमारी हेड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिए। यह ध्वनि तरंगों को, कौन सी स्टेपिज जो है, ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक प्रसारित करने में या भेजने में, पहुंचाने में मदद करती है। आई राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर चला जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए सभी बहने। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है, पूछ रहा है क्वेश्चन 16 कि एक रक्त कैंसर से पीड़ित 4 वर्षीय बच्चे की को कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। बालक अस्पतालीकरण से डरा हुआ है। बच्चे के डर को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है। परिवार को केवल निर्धारित मिलने के समय पर मिलने आने की सलाह देना, बच्चे को अन्य हम उम्र बच्चों के साथ खेलने को प्रेरित करना, बच्चे के अभिभावक को बच्चे के साथ ठहरने को प्रेरित करना, निजी कक्ष प्रदान करना बच्चे को घर से। राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन नंबर 16 को दोबारा से पढ़िए। एक रक्त कैंसर पीड़ित 4 वर्षीय बच्चे को कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है, ठीक। बालक अस्पतालीकरण से डरा हुआ है, यानी कि बालक जो अस्पताल में जो क्रियाएं हो रही हैं उससे डरा हुआ है। बच्चे के डर को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है, यानी सर्वाधिक जो उपयुक्त होगा एक नर्सिंग है उसका हस्तक्षेप उसमें क्या हुआ बताएगी कि परिवार को केवल निर्धारित मिलने के समय पर मिलने आने की सलाह देना, बच्चे को अन्य हम उम्र बच्चों के साथ खेलने के प्रेरित करना, नहीं भाई, बच्चे के अभिभावक को बच्चे के साथ ठहरने को प्रेरित करना। यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, निजी कक्ष प्रदान करना बच्चे को घर से। गलत होगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, गलत हो सकता है। अव्यक्त मानों में होती हैं क्या 204 अस्थियां होती हैं, 206 अस्थियां होती हैं, 208 अस्थियां होती हैं या 210 अस्थियां होती हैं। संगीता पटेल जी गलत हो सकता है। तो मानव अस्थि में कितनी अस्थियां होती हैं भाई, तो कितनी होती हैं, 206 होती हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ा जाए। क्या बात है भाई, ऑप्शन नंबर बी हम लोग लगाए कि अवश्य मानों में होती हैं, अवश्य मानों में होती हैं। तो 206 हड्डियां, अस्थियां का मतलब होता है हड्डियां, तो 206 ना होती हैं। तो जिस भी बहन ने लगाया है ऑप्शन नंबर बी, मैं उनको देता हूँ वेरी वेरी गुड। क्या बात है बहन, क्या आप तैयारी आप लोग करें, इस तरह से तैयारी करेंगी तब तो आप लोगों का दिमाग उमाग सब हम खोल देंगे पहले ही एग्जाम हॉल में जाने से पहले। सबका गलत है, क्या है, सबका गलत है। 206 अस्थियां होती हैं, ये 206 अस्थियां होती हैं, बताइए आप लोग बताइए। संगीता पटेल जी आपका गलत हुआ कि नहीं हुआ, गलत हो गया होगा, हमको तो लग रहा है गलत कर दी होगी। शांति बाजपेयी जी भी गलत कर देंगी, सीमा देवी जी, हमको सब लोग लग रहा है कि गलत करेंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ी नहीं। क्वेश्चन को पढ़ लेंगी बहन तब तो ये लगेगा अरे भाई हमारी बहन है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रही है। ये पूछा क्या है बहन, अवयस्क पूछा है, वयस्क नहीं पूछा है, अवयस्क पूछा है। अवयस्क मानों में होती हैं, अवयस्क मानों में होती हैं भाई। तो अवयस्क जब पूछ देगा बहन तो 208 लगाना है। कितना लगाना है, 208। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अवयस्क मतलब कि बच्चे यहाँ पे कह दे रहा है, बच्चे, ठीक ना। अब वयस्क रहता तो मानो मतलब कि ज्यादा उम्र हो जाती, लेकिन पूछा क्या है बहन, अवयस्क। तो अवयस्क में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 208 लगाइएगा, ये 210 भी नहीं होगा, ठीक ना। बच्चों में कितनी अस्थियां होती हैं इस तरह से आप लोग सोचिए। लेकिन यहाँ पे अवयस्क, थोड़ा सा वयस्क अवयस्क, यानी कि 208 अस्थियां होती हैं। जिन्होंने 206 लगाया तो वो वयस्क जान के लगाया है आप लोगों ने ना। तो अवयस्क पूछा है बहन, तो अवयस्क में मानों में होती हैं तो कितनी अस्थियां होती हैं, 208। गलत नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम हाल में गलत हुआ ना तो कान पकड़ के आप लोग को मारेंगे बहन, ठीक ना, कान पकड़ के मार देंगे। अच्छा ये आप लोग बताइए, सभी बहनें बताएंगी। संगीता पटेल जी बताइए तो, और प्रियंका साहनी जी, शांति बाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बी बाजी और रश्मि सोम जी। गलत तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, चंद्रकला देवी जी गलत तो नहीं हुआ आपसे। 17 नंबर का सभी बहनें कमेंट करेंगे नहीं सर 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग गलत कर दिए हैं,
आप जो है कि अपने डंडे की व्यवस्था कीजिए, छड़ी की व्यवस्था कीजिए, हम लोग के खोपड़ी को खोलिए, तो मैं खोपड़ी खोलने के लिए तैयारी में लग जाऊंगा बहन, और कान उन सब आप लोगों का काटूंगा। संगीता पटेल जी बहन, अगर आप गलती कर देती तो आपका कान तो हम काट लेते भाई। अब बिना कान का कर देते, खूब हमको तो खूब खुशी मिलती, खूब मज़ा आ जाता हमको। लेकिन आप तो लग रहा है कि गलती नहीं करेंगे, लेकिन कर देंगे, झूठ बोल बोल देंगे, तब तो हो जाएगा कि चलिए झूठे बोल दी। जो झूठ बोलेगा उसको कौवा काटेगा, और ऊपर से मैं उसका कान भी काटूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। आर्डियोनोफेजिया क्या है? आर्डियोनोफेजिया क्या है? निगलने में कठिनाई, निगलने में दर्द, न निगल पाना, रिगार्जिटेशन, रिगार्जिटेशन। राइट आंसर क्या होगा भाई? आर्डिनोफेजिया क्या है? तो आर्डिनोफेजिया क्या है भाई? संगीता पटेल जी बताइए, सीमा देवी जी बहन बताइए, आर्डिनोफेजिया क्या है? तो ये निगलने में दर्द होता है, यानी गले वले में दर्द होता है, चोट वोट लगने के कारण ये दर्द होता है, निगलने में दर्द ना, निगलने में दर्द। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये दर्द क्यों होता है कि पहले का चोट लगा रहता है गला वाला में, तो उसी की वजह से ये दर्द होता है ना। तो आर्डिनोफेजिया क्या है? तो आर्डिनोफेजिया निगलने में दर्द को कहते हैं आर्डिनोफेजिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। समय कम है, 25 मिनट हो गया, और 19 क्वेश्चन पे हम लोग हैं भाई। क्वेश्चन एकदम टाइमली, जितने टाइम चल रहा है, जितना मिनट चल रहा है, उतना क्वेश्चन को पकड़िए। एपिडेक्सी, एपिडिक्स किसमें स्थित होता है? क्या बाएं एंटीवाइविक्टिकल फोसा में, या दाएं एंटिकल एन दाएं एंटी क्यूबिटल फोसा में? ऑप्शन सी सी दिया है बायां इजियाक फोसा में। ऑप्शन डी दिया दायां इलियाक फोसा में। राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए जल्दी से। एपिडिक्स किसमें स्थित होता है? तो एपिडिक्स जो कि स्थित होता है वो दायां इलियाक फोसा में स्थित होता है। किसमें होता है? दायां इलियाक फोसा में स्थित होता है। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ना। एपिडिक्स मतलब पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि अपेंडिक्स ना, अपेंडिक्स किसमें स्थित होता है बहन, ये पूछने का मतलब है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स किसमें स्थित होता है? तो अपेंडिक्स जो होता है दायां इलियाक फोसा में स्थित होता है। यानी अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत के सुकीम नामक एक भाग होता है ना, सुकीम नामक एक भाग होता है, सुकीम नहीं, सुकीम नहीं होता, सीकुम होता है। क्या होता है? सीकुम, सीकुम, सीमुक नामक एक भाग होता है, जो कि कहाँ होता है? बड़ी आंत के सीकुम नामक एक भाग होता है, जिससे जुड़ा होता है। और ये होता कैसा है? ये अंगुली के आकार का जैसा होता है। कैसा होता है? अंगुली के आकार के जैसा ये होता है ना। किसके आकार का होता है? अंगुली के आकार के जैसा होता है, जो कि थैली इसकी होती है। ये क्या होती है? पेट पे होती है, ठीक है ना। इसकी थैली जो होती है कहाँ होती है? थैली भाई, तो थैली होती है पेट के पेट के निचले हिस्से में होती है। नहीं तो आप लोग तो जानती होंगी, इतना तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। पेट के निचले हिस्से में होती है, इतना तो सभी लोगों को पता होगा ना। एक्सप्लेन ज़्यादा करने की जरूरत है क्या आप लोगों को? दाहिने हिस्से में होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो दायां इलिकिया फोसा कहा जाता है, ठीक है ना। इतना आप लोगों को बताने की एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या सभी क्वेश्चनों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 को बताइए। निगलते समय कंठनली को यह बंद कर देता है। तो कंठनली को कौन बंद कर देता है? कंठ छत बंद कर देता है, स्वर रज्जु बंद कर देता है, वलयाकार उपास्थि बंद कर देता है, थायराइड उपास्थि। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। निगलते समय कंठनली को यह बंद कर देता है। तो निगलते समय कंठनली को कौन बंद कर देता है? तो कंठ छद बंद कर देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है? मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो कहाँ संग्रहित होता है? क्या लीवर में संग्रहित होता है, किडनी में संग्रहित होता है, थायराइड ग्रंथि में, या आंत में? तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन जो है मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो मानव शरीर में जो है ग्लाइकोजन जो संग्रहित होता है भाई, तो कहाँ संग्रहित होता है भाई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो संग्रहित होता है लीवर में ना। कहाँ संग्रहित होता है? लीवर में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी दिया है। ए यहाँ पे दिया है, सी यहाँ पे दिया है, बी यहाँ पे दिया है, डी यहाँ पे दिया है। तो लीवर में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हुआ है। अगले नंबर 22 पे चलिए। एवलसड दांत को रखना चाहिए। तो क्या नॉर्मल सेलाइन में, या ठंडे पानी में, दूध में, या गर्म पानी में? तो एवलसल्ड दांत को रखना चाहिए। एवलसल्ड दांत को रखना चाहिए। तो एवलसल्ड दांत को कहाँ रखना चाहिए? तो इसको रखना चाहिए दूध में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। एनाफिलेक्टिक प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार इम्यूनोग्लोबिन की पहचान करें।
तो इसमें इम्यूनोग्लोबिन की पहचान करें तो कौन सा होगा? आईजी होगा, आईएम होगा, आईई होगा, एलए होगा। राइट आंसर क्या होगा? एनाफिलेक्टिक प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार इम्यूनोग्लोबुलिन की पहचान करें। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की पहचान करना है भाई, तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? 23 नंबर का तो हमको लग रहा है कि क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्या होगा भाई? इम्यूनोग्लोबिन पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, आईई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 चलिए। देखिए 29 नंबर चल रहा है। 30 मिनट में हम लोग को 30 मिनट तक जाते जाते कम से कम 35 मिनट जाते तक 35 पकड़ लेना स्कोर ना। 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 24 नंबर क्या पूछा है बहन? हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? क्या कार्बोहाइड्रेट है, स्वरंजक है, त्वचा रंजक है, विटामिन है? तो हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है भाई? तो हीमोग्लोबिन जो पदार्थ है वो कैसा पदार्थ है? तो श्वसन रंजक है। क्या है? श्वसन रंजक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं। जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पैसिव रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं या एक्टिव रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। ऑप्शन सी दिया है, दोनों, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एक्टिव रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? पॉजिटिव वास्टेक इसका संकेत है। पॉजिटिव वास्टेक इसका संकेत है। तो किसका संकेत है? अल्प कैल्शियम रक्तता का या अति कैल्शियम रक्तता का या हाइपोकैलेमिया का या हाइपरकैलेमिया का? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 26 का पॉजिटिव वास्टेक इसका संकेत है। तो पॉजिटिव वास्टेक किसका संकेत है भाई? तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्प कैल्शियम रक्तता का है। किसका है? अल्प कैल्शियम रक्तता का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है? नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन से हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है? तो क्या है? स्राव नहीं है या पुराना दांतक है या ऑप्शन सी दिया एंटीबॉडी का दीर्घकालीन उपयोग, ऑप्शन डी दिया है आंतरिक कारक की कमी। राइट आंसर क्या होगा बहन? सभी बहनें कमेंट करें। 27 नंबर का पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन हानिकारक एनीमिया का कारण नहीं है? तो एंटीबॉडी का दीर्घकालिक उपयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ा जाए। क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए। गंभीर पेशी हास्य विकसित रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण है? गंभीर पेशी हास्य विकासीय रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण है? तो किस रोग के लक्षण है? क्या क्वासियोरकर के, बेरी बेरी स्कर्वी या मेरेस्मस? तो राइट आंसर क्या होगा 28 नंबर का भाई? तो 28 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरेस्मस हो जाएगा ना। गंभीर पेशी हास्य विकासीय रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण है? तो मेरेस्मस के हैं। राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29। हाइपोकैलेसीमिया ना, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट का, एट्रोपिन सल्फेट का, सल्ब्यूटेमोल का या सोडियम बाइकार्बोनेट का? हाइपरकैलेमिया के उपचार में निम्न में से कौन सा दवा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो कौन से दवा का उपयोग नहीं किया जाता है भाई? तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एंट्रोपिन सल्फेट का उपयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए बहन। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या दिया है? आंखों की इरिगेटिंग के सैल्यूएशन का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट में पर होता है? कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए? आंखों की इरिगेटिंग के सैल्यूएशन का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए? क्या 98 से 100 फ़ारेनहाइट या 120 से 104 फ़ारेनहाइट, 90 से 94 फ़ारेनहाइट या 110 फ़ारेनहाइट? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? आंखों की इरिगेटिंग के सॉल्यूशन का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए? तो 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती है?
कौन सी संरचना है? क्या मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, धमनियां या शिराएं? शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती है? तो टेलीफोन के तार जैसा काम करने वाली कौन सी संरचना है भाई? इसमें तंत्रिकाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षक झिल्ली कौन सी है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षक झिल्ली कौन सी है? क्या पेरिटोनियम है, या मस्तिष्क का आवरण है, या पेरिकार्डियम है, या फुफ्फुस आवरण है? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें, तुरंत तुरंत आप लोग कमेंट करते चलिए भाई। 32 नंबर क्वेश्चन का बताइए संगीता पटेल जी कि राइट आंसर क्या होगा। सीमा देवी जी आप बताइए, संगीता पटेल जी आप बताइए, तो चंद्रकला देवी जी आप बताइए, रश्मि सोम जी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षक झिल्ली कौन सी है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षक झिल्ली जो है वो कौन सी है? तो मस्तिष्क का आवरण है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। 32 के बाद चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन हम लोग का रहेगा भाई? क्वेश्चन नंबर हमको लग रहा है कि 33 पे हमको लोग चलना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 33, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 33 ना, चेक कर लेने दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए भाई। हम लोग 2-3 मिनट पीछे चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। निकट दृष्टि दोष को के रूप में जाम जाता है ना, जाना जाता है, यहाँ पर रहेगा जाना जाता है ना। क्या मायोपिया, या प्रेस बायोपिया, या हाइपरमेट्रोपिया, या मोतियाबिंद? तो निकट दृष्टि दोष को किस रूप में जाना जाता है भाई? तो निकट दृष्टि दोष को जो जाना जाता है तो मायोपिया के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले नंबर पर चलिए, 34 नंबर। खाली स्थान उपयोग करके निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके निकट दृष्टि को ठीक किया जाता है? बेलनाकार लेंस का, अवतल लेंस का, या बाईफोकल लेंस का, या उत्तल लेंस का? तो किसका उपयोग करके भाई निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? क्या ऑप्टिक तंत्रिका, या अल्फैक्ट्रिक हो जाएगा, वेस्टिबुलो को क्लियर हो जाएगा, ओकुलोमोटर हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? तो गंध के बोध के लिए जो कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है वो कौन सी है भाई? तो 35 नंबर का राइट आंसर होगा अल्फैक्ट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। एक महिला शरीर के बाहर डिम्ब ओवम के निषेचन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कि आर्टिफिशियल गर्भाधान, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यूजेनिक्स, या जेनेटिक्स इंजीनियरिंग? राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी आप तो कर लेंगे, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी बताइए, रश्मि सोम जी आप बताइए, तो चंद्रकला देवी जी आप बताइए। चंद्रकला देवी जी बहन अपना स्कोर क्यों नहीं बताई? अपना स्कोर क्यों नहीं बताइए? आप सुबह वाली क्लास में अपना स्कोर क्यों नहीं बताइए कि आपके स्कोर कितने आए थे? 100 में कितने नंबर आए आप क्यों नहीं बताइए? बताइए क्यों नहीं आया, आप कितना स्कोर आया आप क्यों नहीं बताइए? और कौन नहीं बताइए भाई? और कौन नहीं बताइए? सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आप लोग देती हैं, अब क्या आप लोग को बताएं? अब लग रहा है कि आप लोगों को क्या बताएं। आप लोग बहन, आप लोग इतनी समझदार हो के बार बार बताने पर भी आप लोग गलती करती हैं। अरे सब काम करते हुए लेकिन आप लोगों को स्कोर बताने में न पता क्या जाता है। लगता है कि आप लोग सही करती हैं कि गलत करती हैं, कि समझ में नहीं आता कि नज़र लग जाएगा। आप लोग नज़र लगने का भी नजर आ जाएगा ना सर, हम लोग बता देंगे कि सर हम लोग 100 में 85 नंबर कर दिए तो हम लोग को नजर आ जाएगा। वाह भाई वाह, नजर आ जाएगा नंबर में, इन लोग को नजर आ जाएगा, नजर लग जाएगी। ये बात तो है, नजर लग जाएगी ना। नजर लग जाएगी तो हम झाड़ देंगे, झाड़ने वाला भी हम काम करते ना। ये जादू की जो छड़ी लाया है बंत, ये झाड़ने का भी काम करती है। इससे आप लोग घबराइए मत, ये झाड़ भी देगी ना। वो झाड़ फूक करता हूँ मैं, तो आप लोगों का सब दिमाग उमाग और जो नज़र उजर लगा रहेगा ना, तो खोपड़ी पे जब इससे लगेगा तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा और सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36। एक महिला शरीर के वार्डिम ओवम के निषेचन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये आप लोग बताइए कि आप लोगों की इस तरह से क्वेश्चन पढ़ने में डिस्टर्बिंग हो रही है क्या बहन? इस तरह से क्वेश्चन जो है इस तरह से पढ़ने में डिस्टर्बिंग हो रही है, तो मैं इसको क्या कहते हैं, इस तरह से कर दूँ, लांग में कर दूँ, इस तरह से कर दूँ क्या?
आप लोग बताइएगा, जैसा होगा आप लोग बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन जैसे इस सीरियल बाय सीरियल रहेगा तो ठीक है कि इसी तरह से ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन आप लोग बता नहीं रहे हैं क्या। मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं? संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए। क्या मेनोरेजिया कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं, ओलोगोमेनोरिया कहते हैं, मेनोपाज कहते हैं? बताइए, मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं? तो मासिक धर्म को शुरुआत होने को क्या कहते हैं भाई? तो शुरुआत होने को तो रजो दर्शन कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। शीर्ष के पीछे स्थित मूत्रमार्गी छिद्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भाई? शीर्ष नहीं होगा, सीसन होगा। पीनेस दिया है ना, तो सीसन हो जाएगा। यहाँ पे ये सीसन लिखा गया है। सीसन के पीछे स्थित मूत्रमार्गी छिद्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? फाइमोसिस कहा जाता है, ऑपिसपीडियस कहा जाता है, या हाइपोस्पेडियस कहा जाता है, या हाइड्रोसिल कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। शीशन के पीछे स्थित मूत्रमार्गी छिद्र को कहा जाता है, तो शीशन के पीछे स्थित मूत्रमार्ग को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हाइपोस्पेडियस। क्या कहा जाता है? हाइपोस्पेडियस कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है, ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है, तो क्या होता है? केवल एस्ट्रोजन होता है, कोस्टिराइडिस होता है, या केवल प्रोजेस्ट्रान होता है, या दोनों प्रोजेस्ट्रान और एस्ट्रोजन दोनों होता है? राइट आंसर क्या होगा भाई? ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है। तो ओरल गर्भ निरोधक गोली में क्या होता है भाई? तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों होगा ना, प्रोजेस्टेरान और एस्ट्रोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। पूर्व किशोरावस्था की उम्र है, पूर्व किशोरा पूछा है, क्या 12 से 14 वर्ष होगा, 14 से 18 वर्ष होगा, 13 से 17 वर्ष होगा, या 18 से 21 वर्ष होगा? राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। पूर्व किशोरावस्था की उम्र है, तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है? तो 12 से 14 वर्ष है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किशोरावस्था से पहले की उम्र पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 12 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है? मनोविश्लेषण के जनक कौन है? मनोविश्लेषण के जनक कौन है? क्या सिगमंड फ्रायड है, इवान पावलोव है, या विलहेम वुट है, या विलियम्स जेम्स है? राइट आंसर क्या होगा? मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषण के जो जनक हैं 41 नंबर का, सिगमंड फ्रायड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषण के जनक है सिगमंड फ्रायड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए भाई। 42 नंबर पर चलते हैं। देखिए 42 नंबर पर कर लेंगे 42 मिनट के अंदर, तब जाके हम लोग मिनट के हिसाब से चलेंगे। जितने टाइमिंग हम लोग की चल रहा है उतने टाइमिंग में हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, यानी कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग को करना है। नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है, नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? क्या हॉस्पिटल से, दोनों से, कम्युनिटी से, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ से प्राप्त होता है भाई? नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है, क्या हॉस्पिटल से, या कम्युनिटी से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो नोजोकोमियल संक्रमण कहाँ से प्राप्त होता है भाई? तो हॉस्पिटल से प्राप्त होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्या ग्लूटेन पाया जाता है, ल्यूसिन पाया जाता है, लेक्टोलाइब्यूमिन पाया जाता है, या ग्लाइसिनिन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है भाई? सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई? 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाया जाता है ग्लाइसिनिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ग्लाइसिनिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 44। एक कप पिच वाली लगातार खरखराहट या गड़गड़ाहट के साथ उत्पन्न ध्वनि जो बड़े वायु मार्ग से उत्पन्न अवरोध या स्त्राव को कारण उत्पन्न होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वीज कहलाता है, खांसी कहलाता है, रांची कहलाता है, स्टेटस कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? एक कम पिच वाली लगातार खरखराहट या गड़गड़ाहट के साथ उत्पन्न ध्वनि जो बड़े वायु मार्ग में उत्पन्न अवरोध या स्त्राव के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 नंबर का तो हमको लग रहा है कि खांसी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? खांसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा बताइए? 44 नंबर का तो पूछा क्या है, रुझे 44 नंबर का। एक कप पिच वाली लगातार खरखराहट या गड़गड़ाहट के साथ उत्पन्न ध्वनि जो बड़े वायु
मार्ग में उत्पन्न अवरोध या स्त्राव के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है क्या? वीज, रांची, खांसी, स्टेटर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 44 नंबर का कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, तो खांसी कैसे हो जाएगा? इसको लगाइए आप लोग ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रांची। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलिए, क्या दिया है? स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है, स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है कि उदर में या छोटी आंत में, बक्कल कोटरन में या एंट्रीमेंट्री कनाल में। तो कहाँ उपस्थित होती है भाई? कहाँ विद्यमान होती है बताइए जल्दी से। स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है, स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है तो कहाँ विद्यमान होती है भाई? बताइए कहाँ पे विद्यमान होती है? तो 45 नंबर का तो हमको लग रहा है कि बक्कल कोटरन में विद्यमान होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रण करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव के नियंत्रित करती है, रिसाव को नियंत्रित करती है? तो कौन सी करती है भाई? कितना थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रिसाव को नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है भाई? तो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 47। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है, तो क्या गोलाकार, कुंडलिनीकार या रेखाकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है, तो जीनों की उपस्थिति का जो क्रम है वो क्या है भाई? वो है रेखाकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है, तो कौन सा रोग है? क्षय रोग है, धनुजांगता है, वर्णांधता है या निकट दृष्टि दोष है? राइट आंसर क्या होगा? 48 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है, तो लिंग संलग्न रोग कौन सा है? तो वर्णांधता है। कौन सा है? वर्णांधता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आयु के दौरान प्रारूपिक वार्षिक वृद्धि की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो प्रारूपिक रूप से श्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है भाई? क्या बच्चा औसतन 2 इंच यानी 5.2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ता है, बच्चे के वजन में औसतन 3 पाउंड यानी 1.4 किलो प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है, इस पूरी अवधि के दौरान हम उम्र साथियों में कुछ उम्र विभिन्नताएं नजर आती हैं। ऑप्शन डी दिया, फेंट पेट्स की संख्या बढ़ती है जो कि बच्चे के सामान्य मांसल दिखावट में सहायक होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? इसमें राइट आंसर क्या होगा? 49 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी स्कूली आयु के दौरान प्रारूपिक वार्षिक वृद्धि की श्रेष्ठ व्याख्या होती है? तो किसकी होती है बताइए? 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा औसतन 2 इंच यानी प्रतिवर्ष 5.2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। एक टोडलर को पॉपकॉर्न या वह नट्स नहीं देने चाहिए क्योंकि ये बच्चे की भूख को बिगाड़ देते हैं, आसानी से स्तन चूषित को हो जाते हैं, बहुत कम भोजन मूल्य रखते हैं, दांतों से सड़न उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी, दांतों में सड़न उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? एक टोडलर को पॉपकॉर्न व नट्स नहीं देने चाहिए, तो क्यों नहीं देने चाहिए भाई? 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो क्योंकि आसानी से अंतः चूषित हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। बच्चे में दस्त रोग का सबसे सामान्य कारक क्या है? क्या एडिनो वायरस है या रोटा वायरस है, राइबो वायरस है या इनो वायरस है? राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में दस्त रोग का सबसे सामान्य कारक क्या है? तो दस्त रोग का सबसे सामान्य कारक इसमें क्या हो जाएगा भाई? 51 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 51 नंबर का तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे रोटा वायरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से जन्मजात हृदय विकार को साइनोटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से जन्मजात हृदय विकार को साइनोटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो किसको किया जाता है? पल्मोनिक सिटिनोसिस को। ऑप्शन बी दिया
टेट्रालॉजी ऑफ वेलेट को, एरोटिक स्टेनोसिस को, कोएरेक्टसन ऑफ एओर्टा को। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो 52 नंबर का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टेट्रालॉजी ऑफ वेलेट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए। आईवी इन्फ्यूजन की कौन सी जटिलता पल्स एडिमा या हृदयाघात का कारण बन सकती है? तो कौन बन सकती है? इन्फिल्ट्रेशन, संक्रमण या परिसंचरण, अधिभार या पायरोजेनिक क्रिया। राइट आंसर क्या होगा? आईवी इन्फ्यूजन की कौन सी जटिलता पल्स एडिमा या हृदयाघात का कारण बन सकती है? तो कौन बन सकती है भाई? 53 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर परिसंचरण अवधि भार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सी धमनी घुटने के जोड़ तक रुधिर पहुंचाती है? तो कौन सी धमनी है जो घुटने के जोड़ तक रुधिर पहुंचाती है? तो क्या फीमोरल धमनी है, पालिटियल है, या डार्सेलिस पेडिस है, या टिबियल धमनी? राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी धमनी घुटने के जोड़ तक रुधिर पहुंचाती है? तो घुटने के जोड़ तक रुधिर पहुंचाने का काम कौन करती है? पालिटियल। कौन करती है? पालिटियल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सी धमनी अग्नाशय को रुधिर पहुंचाती है? यहाँ पे पूछा क्या घुटने को रुधिर पहुंचाती है, यहाँ पे अग्नाशय को रुधिर पहुंचाती है। क्या बाई गैस्ट्रिक है, स्पेलेनिक है, या हिपैटिक है, या दाई गैस्ट्रिक है? राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी धमनी अग्नाशय को रुधिर पहुंचाती है? तो अग्नाशय को रुधिर पहुंचाने का काम कौन सी धमनी करती है भाई? तो यह करती है स्पेलेनिक ना, स्पेलेनिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है? नाइट्रोजन उत्सर्जन से संबंधित अंग नहीं है। नाइट्रोजन उत्सर्जन से संबंधित अंग नहीं है। तो नाइट्रोजन उत्सर्जन से संबंधित अंग कौन सा नहीं है? क्या आकृति नहीं है, त्वचा नहीं है, फेफड़े या वृक्क? तो नाइट्रोजन उत्सर्जन से संबंधित अंग नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर का? तो जो नहीं है तो फेफड़े नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। सीख परीक्षण सीख परीक्षण से किसकी जांच की जाती है? क्या टीबी की, क्या है पोलियो की, डिप्थीरिया की, या कुष्ठ रोग की? तो सीख परीक्षण से किसकी जांच की जाती है भाई? सीख परीक्षण से किसकी जांच की जाती है? तो सीख परीक्षण से डिप्थीरिया की जांच की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58। मनुष्य के वृक्क में पथरी होने का मुख्य कारण क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्सीलेट है, कैल्शियम सल्फेट है, या कैल्शियम फास्फेट है? तो मनुष्य में वृक्क पूछा है ना, वृक्क पूछा है। मनुष्य में वृक्क में पथरी होने का मुख्य कारण क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन बस घुमाया है, शब्द घुमा दिया है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर क्या हुआ 58 नंबर का? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीलेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। मस्तिष्कावरण ड्यूरामेटर एवं ड्यूरामेटर व एरकनाइड के बीच पाई जाने वाली गुहा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्यूड्यूरल गुहा, या सब ड्यूरल गुहा, या सब एरकानाइड गुहा, या न्यूरल केनाल? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। मस्तिष्कावरण ड्यूरामेटर ना, मस्तिष्कावरण ड्यूरामेटर व एरेकनाइड के बीच पाई जाने वाली गुहा कहलाती है। तो कौन सी गुहा कहलाती है भाई पाई जाने वाली? तो यह कहलाती है सब ड्यूरल गुहा। कौन सी? सब ड्यूरल गुहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। वीर्य में शुक्राणु का मुख्य ऊर्जा पदार्थ है। तो क्या ग्लूकोस है, फ्रुक्टोस है, प्रोटीन है, या ग्लैक्टोस है? राइट आंसर क्या होगा? वीर्य में शुक्राणु का मुख्य ऊर्जा पदार्थ है। तो वीर्य में शुक्राणु का मुख्य ऊर्जा पदार्थ कौन सा है भाई? तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोस। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़िए। सिस्टोसिल का अर्थ है, सिस्टोसिल का अर्थ है। तो क्या है सिस्टोसिल का अर्थ भाई? मूत्राशय में तरल पदार्थ का एकत्रित होना, मूत्राशय के नीचे की ओर खिसकना, मूत्राशय का संक्रमण होना, मूत्राशय का एंट्रोपी होना।
राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, सिस्टोसिल का अर्थ है, सिस्टोसिल का अर्थ क्या है बताइए। संगीता पटेल जी, चंद्रकला देवी जी बताइए, सीमा देवी जी, विभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, अनंका सिंह जी, रश्मि सोम जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिस्टोसिल का अर्थ है, तो सिस्टोसिल का अर्थ क्या है भाई, तो मूत्राशय का नीचे की ओर खिसकना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन बाल मांसपेशियों तथा त्वचा का मुख्य घटक है। बाल मांसपेशियों तथा त्वचा का मुख्य घटक कौन सा है, क्या वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या खनिज लवण है। तो निम्नलिखित में से कौन बाल मांसपेशियों तथा त्वचा का मुख्य घटक है, तो बाल मांसपेशियों तथा त्वचा का मुख्य घटक इसमें से कौन हो सकता है, तो इसमें होगा प्रोटीन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सा भोज्य पदार्थ लगभग 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सा भोज्य पदार्थ है भाई जो 4 किलो प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है, तो क्या है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या खनिज लवण है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 63 नंबर के बाद 64 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए क्या दिया है भाई। 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर इसको खत्म कर दीजिए, 1.5 घंटे के अंदर इसको खत्म करना है हम लोग को। शिशुओं के लिए एक समान मानवमिति माप है, तो मानवमिति माप क्या होगा, क्या खड़ी ऊंचाई होगा या लेटी लंबाई होगा या बैठने की ऊंचाई या लेटी हुई ऊंचाई, राइट आंसर क्या होगा बताइए। शिशुओं के लिए एक समान मानवमिति माप है, तो मानवमिति माप क्या है बताइए। शिशुओं के लिए एक सामान्य मानवमिति माप है, तो मानवमिति माप इसमें क्या हो जाएगा, 64 नंबर का है। तो 64 नंबर का तो राइट आंसर होगा बहन, हमको लग रहा है कि इसमें हो जाएगा लेटी हुई लंबाई ना, क्या हो जाएगा, लेटी हुई लंबाई, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या दिया है कि एच फाइलोरी संक्रमण में किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं, तो किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं, क्या ग्राम पॉजिटिविटी बैक्टीरिया तिहरी चिकित्सा द्वारा उन्मूलन होता है, यूरिएज एंजाइम का निर्माण करता है, माल्टोमा ट्यूमर कारित करता है। एच फाइलोरी संक्रमण में किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं, तो किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं भाई, 65 नंबर का आप लोग बताइए। 65 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो किसके, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अतिरिक्त सभी क्या है, सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा ना। एच फाइलोरी संक्रमण में किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं, तो किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं, तो इसी ग्राम पॉजिटिविटी बैक्टीरिया के अतिरिक्त सभी जो है सभी सत्य हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66, ब्रिक्स से संबंधित कार्य नहीं है, तो क्या पीएच का नियंत्रण, उत्सर्जी पदार्थों का त्याग, रुधिर दाब नियंत्रण, एंटीबॉडी का निर्माण। तो ब्रिक्स से संबंधित कार्य नहीं है, तो ब्रिक्स से संबंधित इसमें से कार्य कौन सा नहीं है भाई, तो ब्रिक्स से जो संबंधित कार्य है एंटीबॉडी का निर्माण, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये ब्रिक्स से संबंधित नहीं है यार एंटीबॉडी का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67, हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की वाहक अवस्था कैरियर अवस्था है, तो 3 माह की है या 4 माह की है, 9 माह की या जीवन भर की। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की वाहक अवस्था कैरियर अवस्था है, तो कौन सी इसमें राइट आंसर क्या होगा, 67 नंबर का, तो इसमें हो जाएगा 67 नंबर का, तो जीवन भर की है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण कौन सा है, क्या डोपामीन है या नार एपिनेफ्रिन है या एसिटिकालोकिन है का एसिटिलीकोलिन है या ये सभी होगा। निम्न में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण इसमें से कौन सा है आप लोग बताइए। न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण इसमें से कौन है भाई, तो न्यूरोट्रांसमीटर का जो उदाहरण है 68 नंबर का, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर ना, देखिए डोपामीन तो हो जाएगा, नार एप्रिनोफ्रिन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या एसिटिलकोलिन होगा, एसिटिलकोलिन भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 69 यानी 69, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा भाग फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है, क्या
पारनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दैहिक तंत्रिका तंत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 69 नंबर का भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 69 नंबर का तो हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 70। दाई मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न पर मनाया जाता है। क्या 5 मई को, 1 मई को, 7 अप्रैल को या 12 मई को? तो दाई मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न पर मनाया जाता है। तो दाई या मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यही आप लोग बता दीजिए। तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 5 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 5 मई को मनाया जाता है कि 12 मई को मनाया जाता है, बताइए। ये लोग आप लोग कमेंट कीजिए। तो आप लोग जब इसको नहीं कर पाएंगे दाई और मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो गलत बात है, इसको कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, क्या है? मुंह का टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। राइट आंसर क्या होगा बताइए। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो कड़वाहट के लिए के लिए संवेदनशील जीव का हिस्सा कौन सा क्षेत्र है भाई? तो यह बताइए, मुख टिप होगा या पीछे का भाग होगा या मध्य भाग या किनारा का भाग? राइट आंसर क्या होगा 71 नंबर का? तो 71 नंबर का तो होगा पीछे का भाग में होगा भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 चलिए। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत जल्द से जल्द खत्म कीजिए। 30 क्वेश्चन लमसम 28 क्वेश्चन और बचे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 72। फोम क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? शारीरिक विधि है, प्राकृतिक विधि है, रासायनिक विधि है या अंतर्गर्भाशयी डिवाइस है? राइट आंसर क्या होगा? फोम क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? तो फोम क्रीम जेली गर्भ निरोधक जो विधि है वो कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा 72 नंबर का भाई? तो 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक विधि है ना। क्या हो जाएगा? रासायनिक विधि होगा हमारा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 73। प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी टीके की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। तो कितना अंतराल होना चाहिए? 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। तो प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी टीके की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। तो कितना अंतराल होना चाहिए भाई? 73 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 74। एक प्रसव उत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगेल व्यायाम करने की निर्देश दिया जाना चाहिए? क्या गर्भाशय के समय को बढ़ावा देने के लिए या मूत्र पथ संक्रमण को रोकने के लिए, पैल्विक स्यानुबंध को मजबूत करने के लिए या पैल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। मांसपेशियों को करने के लिए तो क्या हो जाएगा? एक प्रसव उत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केवल न व्यायाम करने का निर्देश देना चाहिए? केवल व्यायाम करने का निर्देश देना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 नंबर का? तो पैल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को करने के लिए ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। 74 नंबर का डी होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 को पढ़िए। भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित सभी हैं सिवाय। तो दूसरे तिमाही में भ्रूण में परिवर्तन होने वाले हैं सभी के सिवाय। स्टेथोस्कोप से भ्रूण की हृदय गति की आवाज़ सुनी जा सकती है। कंकाल केल्सीकृत है, आंखें बंद रहती हैं और शरीर वृद्धि तेजी से हो जाती है, लाइटनिंग होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 75 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा 75 में लाइटनिंग होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय क्या? गर्भावस्था के सिवाय और स्थानिक गर्भावस्था, वेस्क्यूलर मोल या हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात। राइट आंसर क्या होगा बताइए? एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय। तो सकारात्मक परीक्षण कौन करेगा भाई सिवाय? 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात ना। क्या हो जाएगा? हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 77। गर्भनाल के माध्यम से जन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण है। क्या सक्रिय प्रतिरक्षा का, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का, द्रवी प्रतिरक्षा का या हर्ड प्रतिरक्षा का? राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 77। गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण है। तो मातृ एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण, तो किसका उदाहरण है? तो यह हो जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा का। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78। अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं? क्या पिंडोजेनेसिस कहते हैं, वध्याकरण कहते हैं, गुप्त विषणता कहते हैं या नपुंसकता कहते हैं? अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं? तो अंडकोश में वृषण को उतरने की प्रतिक्रिया को कहते हैं। हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुप्त विषणता कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 78 हो गया। चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को। 79 को पढ़िए यानी 79। 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। 79 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि नवजात शिशु में जन्म के समय या दोनों वृषणों के अवतरण की विफलता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? फाइमोसिस कहलाती है, हाइड्रोसेल कहलाती है, क्रिप्टोरिकिडमसम कहलाती है या ये सभी? नवजात शिशु में जन्म के समय या एक या दोनों वृषणों के अवतरण की विफलता कहलाती है। तो अवतरण की विफलता क्या कहलाती है भाई? 79 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्रिप्टोरिकिडिज्म कहलाती है ना। क्या कहलाती है? क्रिप्टोरिकिडिज्म कहलाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 80। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है भाई? जन्म के समय कुशल देखभाल, जोखिम का शीघ्र पता लगाना, प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय प्रबंधन। ऑप्शन डी दिया ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? 80 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछा है कि गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? जन्म के समय कुशल देखभाल, जोखिम का शीघ्र पता लगाना, बिल्कुल सही होगा। प्रसूति संबंधी जटिलताओं और उचित और समय प्रबंधन, ये भी सही होगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं? ये हमारा राइट आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 81। सफेद या पीले रंग का सफेद स्राव प्रसव के बाद 10 से 15 दिन तक रहता है, उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लोचिया रुब्रा कहते हैं, लोचिया सेरोसा कहते हैं, लोचिया अल्वा कहते हैं या ये सभी? तो क्या कहते हैं भाई? सफेद या पीले रंग का सफेद स्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसको कहते हैं लोचिया अल्बा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? लोचिया अल्बा कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 82। माला डी के मौखिक गर्भनिरोधक पैकेज में निम्न शामिल है। तो क्या शामिल है? 25 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां और 3 आयरन गोलियां, 22 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां और 6 आयरन गोलियां, 21 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां और 7 आयरन गोलियां, 20 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां और 8 आयरन गोलियां। राइट आंसर क्या होगा? जल्द से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 82। माला डी के मौखिक गर्भनिरोधक पैकेज में निम्न शामिल है। तो माला डी के मौखिक गर्भनिरोधक पैकेज में शामिल है। तो इसमें से क्या शामिल है? 82 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होता है कि 21 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं और 7 आयरन की गोलियां होती हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए क्या दिया है? किस स्थिति में चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो किस स्थिति में किया जाता है भाई? क्या नील रोग के रूप में, ये एक्जिमा के, दस्त की या पीलिया की? किस स्थिति में चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो किस स्थिति में किया जाता है भाई? तो 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीलिया के। किस स्थिति में किया जाता है? पीलिया की स्थिति में किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 84। जिन शिशुओं में समय से पहले रिटिनोपैथी विकसित होने का उच्च जोखिम होता है, वो क्या होते हैं भाई? तो अपरिपक्व नवजात होते हैं, परिपक्व नवजात, गर्भावस्था के बाद की अवधि वाले नवजात या ये सभी? राइट आंसर क्या होगा? 84 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। जिन शिशुओं में समय से पहले, दे रहा है ना, समय से पहले रेटिनोपैथी विकसित होने का उच्च जोखिम होता है, तो क्या होते हैं? अपरिपक्व नवजात होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, 84 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 85 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 85 ना, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 85। नवजात की देखभाल के लिए आवश्यक मुख्य घटक निम्नलिखित को छोड़कर है। क्या है? हाइपोक्सीमिया के साथ पैदा हुए नवजात का पूर्ण जीवन, हाइपोथर्मिया को रोकथाम, हाइपोथर्मिया की रोकथाम न, अरे संक्रमण की रोकथाम। यहाँ पे क्या दिया? हाइपोथर्मिया का रोकथाम हो जाएगा ना, हाइपोथर्मिया का रोकथाम, संक्रमण की रोकथाम, व्यवहार संबंधित समस्याओं की रोकथाम। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 यानी 85 नंबर क्वेश्चन को बताइए कि नवजात की देखभाल के लिए आवश्यक मुख्य घटक निम्नलिखित को छोड़कर हैं। तो आवश्यक घटक है, लेकिन एक को इसमें से छोड़ करके बताना है आप लोगों को। 85 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? व्यवहार संबंधित समस्याओं की रोकथाम। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़िए। जन्म के 5 मिनट बाद एपीजीआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। स्कोर 8 है, यह क्या दर्शाता है? बताइए। संगीता पटेल जी गलत नहीं होना चाहिए। प्रियंका सहानी जी आप भी बताइए। सीमा देवी जी आप भी बताइए। अबगार स्कोर के बारे में आप लोग को बताया हूँ। बताइए, इसमें क्या कोई डिप्रेशन नहीं होगा? हल्का डिप्रेशन होगा, मध्य डिप्रेशन होगा, या गंभीर डिप्रेशन होगा? चंद्रकला देवी जी आप बताइए। रश्मि सोम जी बताइए। विभा जी, सीमा देवी जी, सभी लोग बताएं कि जन्म के 5 मिनट बाद एपीजीआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। स्कोर 8 है, यह क्या दर्शाता है? बताइए। तो यह क्या दर्शाता है? अच्छा, पहले तो आप लोग ये बताइए कि जो अपगार स्कोर है, ये इसको मतलब कि अपगार स्कोर जन्म के समय पर कितने मिनट के पर किया जाता है? जन्म के ये किया जाता है अपगार स्कोर जन्म के एक मिनट पर किया जाता है। और कितने मिनट पर किया जाता है? 1 और 5 मिनट पर किया जाता है। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। 1 और 5 मिनट पर किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, क्यों किया जाता है? ताकि यह आकलन लगाया जा सके, आकलन किया जा सके कि जो नवजात शिशु हो, भ्रूण मतलब कि जो नवजात शिशु है, यहाँ पे क्या दिया है? जो नवजात शिशु है ना, तो नवजात शिशु क्या परिसंचरण में संक्रमण को किसी तरह से अच्छी तरह से संभाल पा रहा है कि नहीं पा रहा है ना। इसका मतलब कि अपगार स्कोर मतलब क्या है यहाँ पे? इससे क्या किया जाता है? तो अपगार स्कोर से पता लगाया जाता है। अच्छा रुकिए, फिर से दोबारा से आप लोग को समझाता हूँ। पूछा क्या है बहन कि अपगार स्कोर के बारे में पूछा है ना। तो अपगार स्कोर कब किया जाता है? तो पहले इसको समझिए। 1 और 5 मिनट के अंदर में किया जाता है, यानी 1 मिनट पर और 5 मिनट पर किया जाता है अपगार स्कोर। ठीक, अपगार स्कोर कितना क्यों किया जाता है? कि ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि जो नवजात शिशु है, जो भ्रूण से निकला है शिशु, नवजात शिशु जो है, वो क्या बाहर जो है, जो संक्रमण परिसंचरण जो संक्रमण हो रहा है, उसको कितनी अच्छी तरह से संभाल पा रहा है ना। कितनी अच्छी तरह से जो ये शिशु है, इस संक्रमण को कितनी अच्छी तरह से संभाल पा रहा है, वो इसलिए इसको किया जाता है, अपगार स्कोर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, संभाल तो लेता है अच्छी तरह से, ठीक है। यह स्कोर सामान्य कब रहता है? तो यह स्कोर जो रहता है 7 से लेकर के 10 के बीच जब रहेगा तो सामान्य रहेगा। ठीक, कोई डिप्रेशन, कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। 7 से 10 के बीच में रहेगा तो। और यहाँ पे अपगार स्कोर कितना दिया है? स्कोर 8 दिया है। तो 7 और 10 के बीच में 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 और 10 के बीच में तो 8 आ रहा है ना। तो ये 7 और 10 के बीच में अगर रहेगा आपका स्कोर, तो क्या होगा? को समान रहेगा स्थिति, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर 8 जो है, तो 7 से और 10 के बीच में 8 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई डिप्रेशन नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अपगार स्कोर कब किया जाता है? इसका कि जन्म के समय 1 और 5 मिनट पर अपगार स्कोर किया जाता है। यह क्यों किया जाता है? ताकि यह आकलन किया जा सके कि जो नवजात शिशु है, परिसंचरण में संक्रमण को कितनी अच्छी तरह से संभाल रहा है, इसलिए किया जाता है। और यह स्कोर अगर 7 से 10 रहेगा, इस ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो 7 से अगर 10 के बीच में रहेगा,
तो कोई डिप्रेशन, कोई समस्या, एकदम सामान्य स्थिति रहेगी, ठीक ना। एकदम क्या रहेगी, सामान्य स्थिति रहेगी। तो जो 8 दिया है यहाँ पे स्कोर, तो क्या यह 7 और 10 के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो कोई डिप्रेशन वाला ऑप्शन सही हुआ कि नहीं सही हुआ। यहाँ पे हल्का डिप्रेशन होबे नहीं करेगा, गंभीर डिप्रेशन होबे नहीं करेगा, मध्य डिप्रेशन होबे नहीं करेगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। राइट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़िए। जन्म के 5 मिनट बाद एपीजीआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है और स्कोर क्या है, 8 है। यह क्या दर्शाता है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो वही क्वेश्चन होगा, रिपीटेड कर दी साहब ने, एक क्वेश्चन रिपीटेड हो गया हम लोग का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़िए। शिशु में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल है क्या, इंट्राडर्मल है, वास्टुल लैट्रिलस है, इंट्रावेनस है या सेंट्रल वेनस कैरेटर है। राइट आंसर क्या होगा, शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल, तो सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल कौन सा है, तो वास्टुल लैट्रिलिस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना, वास्टुल लैट्रिलिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 89। हमारे कानों में की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजक ऊतक है कानों को मोड़ सकता है, तो कौन सा ऐसा ऊतक है भाई जो कानों को मोड़ सकता है। क्या स्नायुओं हो सकता है, या शिराओं, या उपास्थियों, या हड्डियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 नंबर का भाई, 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 89 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़िए। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे बीच वाले कान में हैमर, एन्युअल और पवित्रता, हैमर, कोकली और स्टीरप। ऑप्शन डी सी दिया है, ऑडिटरी बोन और एन्युअल और स्टीरप, हैमर, एन्युअल और स्टीरप। राइट आंसर क्या होगा, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा तीन हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे बीच वाले कान में। तो जैसे बीच वाले कान में, तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बीच वाले कान में तो हो जाएगा हैमर, एन्युअल और स्टीरप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 को पढ़िए, क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा पूछ रहा है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है, तो कौन करती है, क्या टेंडन करती है, बंधन करती है, कार्टिलेज करती है, अरिओलर करती है। तो कौन करती है, ज्वाइंटर पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। तो ज्वाइंटर पर हड्डी की सतह को मुलायम करने वाली कौन सी है, तो कार्टिलेज है। क्या है, कार्टिलेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बहन आप लोगों को शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा तो थोड़ा अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना, अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। अभी सब लोग शांत थे, लेकिन ये लोग अब शोर कर रहे हैं, तो आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा होगा। तो हमारी बहनों से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहन के अपने मोबाइल की वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लीजिए। बस 92 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल दिए। 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन और बचा है हम लोगों का ना, 7-8-9 क्वेश्चन बचा है, बस इतना ही क्वेश्चन बचा है। तो आप लोग थोड़ा मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जल्द से हम लोग 9-10 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को, क्लास को खत्म कर लेंगे। ये श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, तो क्या ग्लूकोजन के जलने से, ऑक्सीजन के जलने से, लेड के जलने से, हाइड्रोजन के जलने से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा राइट आंसर क्या होगा, श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा ग्लूकोजन के जलने से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 93। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है भाई, क्या नाभिक में होता है, यकृत में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या अग्नाशय में होता है। तो कहाँ होता है भाई, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है। तो विघटन पूछा है, तो पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है, तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 94। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, क्या फियोमेलानिन है, या हीमोग्लोबिन है, मेलेनिन है, या यूमेलानिन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है। 94 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दे, तो
मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है तो हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़िए, क्या पूछा है? पूछ रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? क्या ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, अरक्ताल्पता का निवारण, लव का उपयोजन। राइट आंसर क्या होगा? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? 95 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए बहुत, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा दिया है सिमगो स्फिगोमैनोमीटर की चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? क्या हार्मोन क्रिया के लिए किया जाता है, ब्रेन ट्यूमर के लिए, आंत का कार्य और रक्तचाप के लिए? तो किसके लिए किया जाता है भाई? 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो स्फैग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग, स्फिग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप परीक्षण के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 97। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, तो कौन सा वह महत्वपूर्ण घटक है भाई? 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, तो कौन करता है? क्या प्लेटलेट्स करता है, प्लाज्मा करता है, हीमोग्लोबिन करता है, या सीरम करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो खून का महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है ना, तो स्कंदन में सहायता करता है। तो स्कंदन का मतलब यहाँ पे क्या होता है बहन? यहाँ पे थक्का ना, क्या हो जाएगा? थक्का, थक्के कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्कंदन का मतलब थक्के, थक्के जमने ना, थक्के बनने में मदद करता है। इसका मतलब क्या होगा? सहायता करता है यानी मदद करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें होगा प्लेटलेट्स हो जाएगा ना, प्लेटलेट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लेटलेट्स क्या करता है कि प्लेटलेट्स रक्त के छोटे घटकों के साथ जो कि चोट वोट लगने पर रक्त दाब को क्या करता है? ये प्लेटलेट्स जो है क्या करता है कि रक्त के छोटे घटकों के साथ जो है चोट वोट लगने पर क्या करता है? रक्तदाब को रोकने के लिए एक साथ चिपक जाता है। क्या करता है? एक साथ चिपक जाता है ना। और होता क्या है कि इससे रक्त के थक्के बनने लगते हैं, तो उसी रक्त को थक्के बनने में मदद करता है। ये कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। स्कंदन का मतलब हो गया थक्के, रक्त के थक्के ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हुआ है। कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। संगीता पटेल जी कंफ्यूजन होगा तो बहन कमेंट कीजिएगा। शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी, और कौन है? बीबा जी। बीबा जी आपने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका क्वेश्चन दूसरा पूछी है, क्वेश्चन नंबर दूसरा डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर मैं देखा वैसा क्वेश्चन कोई है ही नहीं। जो क्वेश्चन आप पूछी हैं 2-3 दिन पहले हमसे, वो क्वेश्चन उस क्लास में था नहीं, उस नंबर पे, वो अगले नंबर पे था। तो आपको नंबर डालने में कन्फ्यूजन हुआ होगा। अब याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन आप पूछिए, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग डाल के पूछा कीजिए ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। में प्रतिरक्षा बनते हैं तो किसमें प्रतिरक्षा बनते हैं? लाल अस्थि मज्जा में, यकृत में, प्लीहा में, या लसिका में? तो किसमें प्रतिरक्षा बनते हैं भाई? प्रतिरक्षा किसमें बनते हैं? तो बताइए। 98 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 98 नंबर का हो जाएगा लसिका में क्या बनते हैं? प्रतिरक्षा बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। को बी प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है ना? तो किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है भाई? बताइए। आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? कोई बी प्रकार के व्यक्ति, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति है, किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है भाई? 99 नंबर का। तो 99 नंबर का होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी या बी, ए बी या बी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना, डी हो गया। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 100 हमारा दिया है कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? क्या उत्सर्जन से, रक्त जमाव से, प्रजनन से, या वृद्धि से? तो किससे है भाई? बताइए जल्दी से, किससे है? आप लोग कमेंट कीजिए। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? तो किससे है भाई? शारीरिक प्रक्रम से, किससे शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? तो 100 नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, रक्त जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त जमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ना। ठीक ना, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी बहन कोई दिक्कत, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी बहन कोई दिक्कत, किसी भी बहन को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा बहन। यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को जाना है तो जा सकते हैं, नहीं तो 2-3 मिनट हमारी बातें आप लोग सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए, और जिसको जाना है वो जा सकते हैं। भाई आप लोगों के पास समय कम है, कम समय में आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए ना, इस तो ये भी तो हम लोग को हो गया। देखिए बहन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन किए हैं। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन हम लोग का रिपीटेड हो गया था तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बहन का कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन नंबर डाल के हमसे पूछ लेंगे, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जिसका कमेंट नहीं जा रहा है डाउट का तो घबराए नहीं, परेशान ना हो। किसी बहन ने अगर कोई पूछा हो कि सर हमको एक क्वेश्चन में डाउट है, मैं नहीं बता पाया हूँ, तो उससे आपको घबराना नहीं है। किसी भी बहन को मेरी बात के मानिए आप लोग कि नहीं सर आपसे तो पूछा गया था, बताया नहीं। एक बार पूछी थी सर, आपने बताया नहीं। 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले सर पूछी थी, अब बताया नहीं। तो घबराना नहीं, सिर्फ आपसे पूछ लेना है। आपको क्या कर लेना है कि अगर 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आपको बस कमेंट कर देना है कि सर क्वेश्चन नंबर इतने में हमको डाउट है, इसको दोबारा से बताइए। नहीं डाउट होगा तो कोई बात नहीं। और 100 क्वेश्चन यानी कि 100 में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं सभी लोग बताएंगे। शांति वाजपेयी जी क्या करेंगे भाई? शांति वाजपेयी जी अपना स्कोर बताइए तो। शांति वाजपेयी जी अपना स्कोर बताइए। आप अपना स्कोर क्यों नहीं बताई? और कौन है? रश्मि सोम जी। रश्मि सोम जी अपना स्कोर बताइए तो। रश्मि सोम जी आपके स्कोर कितने गए हैं? ठीक ना, रश्मि सोम जी अपना स्कोर बताइए। एक बहन कोई है हमारे साथ जुड़ी है, इनका जो क्या है उनका नाम देख रहे हैं, STR क्या नाम था भाई? इस तरह से लिखे STR मी ना, फिर लिखे थे EDITS, इस तरह से उनका कुछ लिखा गया था। ये क्या नाम है भाई? तो हम पढ़ ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक्सट्रीम एडिट्स, इस क्या मतलब है? तो ये अगर आपको कोई नाम है तो इसको नाम को आप चेंज कर लीजिए। उसमें नाम में संशोधन में जाएंगे तो आप यूट्यूब पर जाकर के इसको संशोधन कर सकते हैं अपने चैनल पर ना। तो इसको जाकर के इसको संशोधन कर लीजिए। जो आपका नाम हो उसको शुद्ध आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप पढ़ी लिखी हैं, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे जो कोई भी हो। तो खास तौर से अगर जो एनएम का क्लास देख रहा है तो बहनें ही होंगी। तो बहन आप इसको चेंज कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो किसी से घर में चेंज करवा लीजिए, जिससे पता चलेगा कि आप कौन है ना। तो इसको चेंज कर लीजिए। अच्छा नहीं शोभा देता है कि मैं पढ़ूँ नाम तो आपका ये नाम पढ़ूँ, एक्सटेरम एडिट्स, ये कौन सा नाम है? तो इस तरह से आप इसको चेंज करवा लीजिएगा। इतना काम। और अपना स्कोर आप बताइएगा, आपके स्कोर कितने जा रहे हैं इसको हमको बताइए। आपके स्कोर कितने जा रहे हैं? रश्मि सोम जी आप अपना स्कोर नहीं बताइए, अपना स्कोर बताइए। संगीता वाजपेयी जी, सर शांति वाजपेयी जी अपना स्कोर क्यों नहीं बताइए? आज सुबह वाली क्लास में अपना स्कोर नहीं बताइए बहन, अपना स्कोर बताइए। ठीक, अच्छा। और क्या होना है भाई? सीमा देवी जी, सभी लोग हमारी बातें को सुनती चलें। सीमा देवी जी, सीमा देवी जो बहने भाई 4-5 लोग बहने कमेंट करती है, उन्हीं लोग को मैं जान पा रहा हूँ। और कोई क्या करता है नहीं करता हमको नहीं पता। आपका 86 नंबर आया है, ये 86 नंबर से काम नहीं चलेगा। दिमाग उमाग सही है कि नहीं सही है? दिमाग आपका काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? ये 86 नंबर एग्जाम सर पे है और 86 नंबर में चलिए एग्जाम देने। इसको 90 कीजिए, 90 कीजिए बहन। जितना मैं बता रहा हूँ इसको 90 कीजिए। ठीक ना, अब 90 से कम नहीं होना चाहिए। इसको 86 को बढ़ाइए। 4 नंबर कैसे आप ऐड करेंगी, कैसे बढ़ाएंगी, कितना मेहनत करेंगी, कितना पढ़ाई करेंगी, हमको नहीं पता। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना मेहनत करेंगे कि आपका 90 आना चाहिए। 100 में बस 10 क्वेश्चन गलत हो, नहीं तो वो भी नहीं गलत हो। 90 पे इसको 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मैं आपका स्कोर देखना चाहता हूँ। 90 आना चाहिए। और कौन है एक भाई? एक कौन है? विभा जी हैं। विभा जी का तो कान पकड़ के जिस दिन उखाड़ लेंगे ना तो बिना कान का जब इनको कर देंगे। विभा जी दिमाग काम कर रहा है कि नहीं बहन? दिमाग काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? 85 नंबर आ रहा है, 85 नंबर आ रहा है 100 में। इससे नहीं काम चलेगा। इसको 90 कीजिए, इसको 90 कीजिए जल्द से जल्द। जितना जल्दी हो उतना जल्दी 90 कर दीजिए। जितना मेहनत लगानी है, जितनी ताकत लगानी है, समय बहुत कम है। ये 90 प्लस होना चाहिए। और कौन है? संगीता पटेल जी। संगीता पटेल जी स्कोर सही जा रहा है, स्कोर सही जा रहा है बहन, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में ही आदमी का एग्जाम गड़बड़ाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जिसको ओवर कॉन्फिडेंस हुआ एग्जाम गड़बड़ हुआ, इस बात को हमारी मान लीजिएगा। बहुत लोगों को मैं एग्जाम दिलवाया हूँ, देखा हूँ, किया हूँ और दिया भी हूँ बहुत कुछ। तो आप क्या करना है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, खूब मेहनत करना है। ये समझिए कि मेरे 97 नंबर आ रहे हैं, 97 नंबर आए हैं तो 3 नंबर कैसे गलत हो गए?
3 नंबर कैसे गलत हुए वो भी नहीं गलत होना चाहिए। 100% तो किसी का रिजल्ट नहीं होगा बहन, इस बात को मानिए आप। लेकिन वो 3 गलत हुए तो क्यों गलत हुए, कैसे गलत हुए ना, एकदम परफेक्ट होकर के जाना है बहन। खूब मेहनत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ लगा हूँ, ठीक ना। मेहनत करते रहिए। देखिए भाई, सीमा देवी जी इसको बढ़ाइए, 90 कीजिए। विभा जी इसको 90 कीजिए। और कौन है भाई, हमारी बहन है शांति वाजपेयी जी, अपना स्कोर बताइए। रश्मि सोम जी स्कोर क्यों नहीं बताती हैं, क्लास में क्यों लेट आती हैं, इसको बताइए। ये भाई आप कौन है बहन, अपना नाम लिखिए। चंद्रकला देवी जी, चंद्रकला देवी जी, आप सारे क्वेश्चन का आंसर सही सही बताती हैं बहन, इसके लिए मैं आपको देता हूँ वेरी वेरी गुड। बहन खूब मेहनत कीजिए, आप जरूर एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि अपना स्कोर बताइए, तो थोड़ा अपना स्कोर बताइए। चंद्रकला देवी जी अपना स्कोर बताइए बहन, अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं, अपना स्कोर बताइए बहन। सभी बहनों को क्या करना है कि क्लास नंबर आप लोगों को लिख करके, कौन सी है, 178 नंबर क्लास अगर आप लोग पढ़ लिए तो इसको टिक कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन गलत हुआ होगा उसको क्लास नंबर डालिएगा, कितना क्लास नंबर आप लोग डालेंगे 178, और उसमें जो क्वेश्चन मान लीजिए 3 नंबर, 81 नंबर, 90 नंबर, 2 नंबर, जो क्वेश्चन गलत हुआ होगा उसको लिखिएगा, इतने हमारे क्वेश्चन गलत हैं। जब आप लोग रिवीजन करेंगी तो रिवीजन के समय आप लोग इसी को देख लेंगे, इसी क्वेश्चन को भगा करके ना, तो इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको जरूर से नोट कर लीजिए, ठीक ना। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, रश्मि सोम जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, विभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, आराध्या पंडित, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, अनमिका जी, और कौन है, मनोज कुमार। सभी बहनों से मैं कह रहा हूँ भाई, खूब मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए, जरूर हम लोग एग्जाम को करेक्ट करेंगे। अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, सभी बहन अपना स्कोर जरूर बताएंगे। बहन जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर बहन आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी बहन हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक ना। और क्या आप लोगों से कहना था बहन, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो बहन तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तब कमेंट कीजिएगा, और नहीं लगी हो तो बहुत लोग कुछ भी लिख देते हैं, आप लोग कुछ भी लिख दीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहनों, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहन जय हिंद, जय भारत।